ये सभी को लगभग जितने भी हैं अब आ चुके हैं, क्लास शुरू करेंगे तो फिर से आप सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग आप सभी को दोबारा से। और अब हम आज बात शुरू करते हैं अपने एमपी के जीके के लिए, जिसमें हमारा आज का पोर्शन रहेगा इसका फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास और उसके प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास और उसके प्रमुख राजवंश को शुरू करने से पहले मैं आपको चलिए कुछ स्पेसिफिक चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले अपन को व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा ताकि उसको लिख के बताना है। ये खुल जा सिंचन। देखिए आप सभी को अभी दिख रहा है ना, ये क्या है, लैपटॉप तेज चल रहा है। देखिए जी, जब हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, स्टडी द पास्ट इवेंट। ठीक है, हमारे जो पास्ट में इवेंट्स गुजरे थे उनकी स्टडी करना हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री को फर्दर हम जो है 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करेंगे। पहला होगा हमारा, ये मैं आपको शायद लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब बताया था आपको पहले। प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल, जी आप लोगों को दिख रहा है ना सब? यस सर। इसको बोलते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं अपन आग ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखिए प्री हिस्ट्री जो हमारा पोर्शन है ये वाला, इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको सिर्फ लिमिटेड सी चीजें पढ़नी है। प्री हिस्ट्री में हम देखेंगे सिर्फ पाषाण काल। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, पाषाण काल। इसमें प्री हिस्ट्री में पाषाण काल क्यों, क्योंकि प्री हिस्ट्री का मतलब ही होता है इतिहास से पहले का समय। तो इतिहास से पहले के समय में हमारे पास क्या सारी चीजें आ जाएंगी, ऑब्वियसली बात है, ऐसी सभ्यता, ऐसी समाज जिसने कोई भी डेवलपमेंट अपने अंदर नहीं लाई थी, जो घुमक्कड़ प्रजाति के थे, जो सिर्फ कंदमूल, जंगली जानवरों को मार के उनका शिकार करके खा के अपना गुजारा बसर करते थे। कोई समाज नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई भी सोशल लाइफ उन लोगों की नहीं थी। बात क्लियर हुई? इसमें हमको क्या देखना है, पाषाण काल वाले पोर्शन में हमको क्या देखना है, पाषाण काल में हमको सिंपल सुपर से देखना है चीजें कुछ स्पेसिफिक। जैसे हमें देखना है इन लोगों की जो आपस में बातचीत करने का तरीका था, या आपस में अपने एक्सप्रेस, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था, वो क्या होता था, भित्ति चित्र या फिर शैल चित्रों के माध्यम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। फिर उसके बाद भाई ये लोग क्या करते थे, ये लोगों के बारे में हमें कैसे पता पड़ा, तो इन लोगों के बारे में हमें पता पड़ा इनके औजारों से। तो ये लोग क्या करते थे भाई, नदी के अंदर पाए जाने वाले पत्थर, या फिर नदी के आसपास से पाए जाने वाले पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों से ये अपने छोटे छोटे पत्थरों को या बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे भद्दे से औजार, बिना मतलब एक तरह से देखा जाए बिना पॉलिश करे हुए हथियार वगैरह जो है इनके पास, इनके द्वारा बनाए गए थे। तो इनके बाद हमें क्या देखना है, इनके टूल्स। टूल्स यानी इनके औजार। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, आदमी कितना ही ताकतवर हो, चाहे पुराना हो चाहे अभी का, शेर तो नहीं मार सकता हाथों से। तो मारना भी अगर उसको जानवरों को होगा तो किससे मारेगा, औजारों से। तो वही औजार जो है, इसमें हम इस एरिया में हमको वो देखने की आवश्यकता है। और उसके बाद इस क्षेत्र से संबंधित जो भी हमारे पास कोई स्थल है, वो जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है या यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ऐसा कोई है? ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हो गया कि अभी भी पूछना है इसमें कुछ और? जी बताइए, इसमें से किसी को कुछ और पूछना है? काजल, सुनील, आकांक्षा,
क्लियर है सर। और फिर इसके बाद हम आगे आएंगे, हम आगे किस पे आएंगे हमारे, अब हम आगे आएंगे अपना दूसरा वाला पोर्शन, कौन सा था, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री पे प्रोटो हिस्ट्री ऐसी, मतलब इतिहास का ऐसा कालक्रम, ऐसा खंड जहां पर पिक्टोग्राफिक यानी भाव चित्रात्मक, ये था पिक्टोग्राफिक टाइम। पिक्टो पिक्टोग्राफिक टाइम यानी भाव चित्रात्मक काल, ठीक है। पिक्टोग्राफिक पीरियड यानी भाव चित्रात्मक काल। भाव चित्रात्मक काल को अगर अपन तोड़े तो भाव और चित्रों के माध्यम से अपनी बात को कहना, ये ऐसा टाइम था। और इसी में जो है हमारा कौन सा कालक्रम आ जाता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के हिसाब से है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझ में आ रही है सबको? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम इस एमपी के जीके के अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हमारे पास कोई भी एविडेंस लगभग एमपी में नहीं पाया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोवर सी चीजें, हमको क्या क्या पढ़ना था हम वो देखा है, और हमें क्या क्या पढ़ना है, बस हम फटाफट इसको शुरुआत करेंगे। और फिर उसके बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे किस पर, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल। तो अभी हम आज शुरू कर रहे हैं अपनी बात कहाँ से, आज हम अपनी बात शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्ट्री यानी प्री हिस्ट्री यानी पूरा ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्री हिस्ट्री को अब हम जब फर्दर अपना तोड़ेंगे, प्री प्री हिस्ट्री को जब हम तोड़ते हैं तो देखिए, प्री हिस्ट्री कौन सा काल कहलाता है, हमारा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, आपको ये कौन सा एरिया, ये कौन सा काल है, ये कौन सा पीरियड है, ये है पाषाण काल, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है, मेरी वॉइस सबको क्लियर है, इस चीज को आप थोड़ा सा जी ध्यान से, सर। सबको क्लियर वॉइस आ रही है, काजल, आकांक्षा, सुनील, ये लक्ष्मी, सर। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि जो काल हम अब पढ़ने वाले हैं, ये है पाषाण काल। और पाषाण काल को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे स्टोन एज। स्टोन एज के नाम से हम आसान भाषा में जानते हैं। और स्टोन को हम जो है लैटिन लैटिन में शायद से लैटिन में बोलते हैं, स्टोन को बोलते हैं लिथ, LYTH, ठीक है। बात समझ में आई? पत्थर को या स्टोन को ही हम लैटिन या ग्रीक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है लैटिन या ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, लिथ। बात समझ में आ रही है? लिथ। और ऐसा समय जो स्टोन एज कहलाता है, यानी ऐसा समय जो जहां पर मानव सभ्यता, ये पाषाण कालीन मानव सभ्यता थी, तो उस एज को हम क्या कहेंगे, उस एज को हम क्या कहेंगे, LITHIC, लिथिक, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और इसी प्रकार जब हम फर्दर, अब पाषाण काल को, जब हम पाषाण काल को पूरी तरह से तोड़ते हैं, देखिए पाषाण काल का जो समय सीमा निर्धारित की गई है, जो इतिहासकारों ने जो पाषाण काल की समय सीमा बताई है, वो मानव मानव के पूरे, ये मान के चलिए कि मानव जब से पैदा हुआ है, जब से मानव रूप में आया है, तब से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ये पूरी का पूरा कालक्रम चला है। तो पाषाण काल को जो इतिहासकार मानते आए हैं, वो लगभग, जो ज्यादातर मान्य, जो मान्य सभी लोगों के माध्यम से जो मान्य समय क्रम है, वो कब का है, वो 2.5 लाख साल पहले से।
2.5 लाख साल पहले से कब तक का है ये? 2500 या 3500 बीसी तक का। अच्छा, ये आपको बीसी और एडी सबको पता है क्या होता है? बीसी और एडी पता है सबको क्या होता है? किसी को पता है बीसी और एडी क्या होता है? बताएंगे कोई? बिफोर क्राइस्ट और एड ऑफ डाउनिंग। ओके, इसकी टाइम लिमिट आप सबको मालूम है कि भाई ये कब से कब तक का है? बीसी कौन सा कहलाता है, एडी कौन सा कहलाता है? बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले, जीसस के बर्थ से पहले का पीरियड 20 से उसके बाद वाला पीरियड। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, लगभग ये वाला जो समय है 2.5 लाख साल पहले से 2500 साल बीसी तक का, ये जो है लिथिक पीरियड यानी पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल का कालक्रम कहलाता है, एक ज्यादातर लोगों की मान्यता के हिसाब से, जो कि इतिहासकार है। ठीक है, ये अब जो इतना लंबा टाइम पीरियड है, लगभग ये मान के चलिए कि 2,40,000, 2,500 अपन माइनस कर देंगे तो 2,40,000 संतानवे 2,40,950 के समथिंग जो है, ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है। भाई इतना बड़ा टाइम पीरियड कोई अकेला पाषाण काल का तो हो नहीं सकता। अकेला खाली उसको हम पाषाण काल में तो हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते पूरी तरह से, क्योंकि भाई इस पूरे पीरियड में, इस पूरे 2.5 लाख साल के पीरियड में, ये मान के चलिए 2.5 लाख साल के पीरियड में मानव जो है, मानव कंद मूल से लेकर के और जानवरों के शिकार से लेकर के, यानी हंटिंग से लेकर के, गांव की सभ्यता, कंदमूल और जानवरों के शिकार से लेके गांव की सभ्यता तक पहुंचा। तो भाई ये इतना बड़ा जो टाइम पीरियड है, इसमें उसने कोई ना कोई ऐसे चीजें भी और ऐसी कहीं ना कहीं एक्टिविटी भी करी होगी, जो कि फर्दर इस पूरे टाइम पीरियड को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े, क्योंकि डेवलपमेंट का पैमाना तो हमारे इतिहास से शुरू होता है। तो उसी हिसाब से इस जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को, इस पाषाण काल को पूरा मध्य नव इन 3 पार्ट में तोड़ दिए। बात क्लियर समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, इसको कहेंगे हम पूरा पाषाण काल, यानी प्री पैलियोलिथिक एज या पीरियड। इसको कहेंगे हम मीजो पैलियोलिथिक एज या पीरियड, और इसको हम कहेंगे नियो पैलियोलिथिक एज या पीरियड। देखिए, पैलियो का मतलब पूरा, लिथिक मतलब स्टोन, एज या फिर पीरियड मतलब काल। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो पूरा पाषाण काल यानी प्री पैलियोलिथिक पीरियड, मीजो या मध्य पाषाण काल यानी मीजो पैलियोलिथिक पीरियड। आपको बात समझ में आ रही है? इसको आपको पैलियो नहीं भी लिखना होता, आप पैलियो मत लिखो, आप प्रीलिथिक पीरियड कर लो, मीजोलिथिक कर लो, न्यूलिथिक कर लो। ठीक है, बात इतनी सारी क्लियर कहानी समझ में आई? हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले आप लोग? इतने सारे बोल पड़े। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर यही बोल रहे थे सर, आ गया समझ में। चलिए, अच्छी बात है। सॉरी, मुझे कंफ्यूजन रहा कि पता नहीं कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम है, अब उसमें हमने क्या क्या देखा और इसमें हमको क्या क्या देखना है। ठीक है, देखिए,
अब हम शुरू करेंगे हमारा पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कब से कब तक का माना जाता है। इसको हम मानेंगे 2.5 लाख साल, 2.5 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 BC तक का। देखिए ये टाइम को हमने बहुत लंबा टाइम को एक ही छोटी सी चीज में ले लिया। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका था, श्वेता जी को याद होगा कि हम जितना ज्यादा पीछे जाएंगे पढ़ना कम पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा टाइम को हम कम कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके एविडेंसेस उतने ही कम होंगे और हमारे पास पढ़ने को इसलिए कम से कम मटेरियल होगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो पूरा पाषाण काल है, इसलिए इसको 2.5 लाख साल से 10,000 साल यानी लगभग हमने 2,40,000 साल इसके अकेले इसी पार्ट के अंदर कवर कर लिए। इसमें हम देखेंगे कि जो इस समय का मानव था वो पूरा घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ यानी इधर से उधर फिरने वाला, अपनी व्यवस्थाओं अपनी जरूरतों के हिसाब से, और पूरी तरह से वो जो थे नोमेडिक पीपल होते थे, घुमक्कड़ प्रजाति के होते थे, साथ ही साथ वो लोग जो है हंटर थे, यानी शिकार किया, मारा, खाया और जयराम जी की कर ली। ठीक है, उस समय किसी भी प्रकार की सोसाइटी सभ्यता नहीं हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा समय आएगा वो आएगा लगभग 10,000 BC के बाद मध्य पाषाण काल। इसमें हम कब से देखेंगे, 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक। कई लोग इसको 6,000 BC का मानते हैं, कई लोग 4,000 BC का, तो हम ज्यादातर लोगों के हिसाब से 4,000 BC का मानेंगे। अब इस समय में हमको क्या ज्यादा स्पेसिफिक भाई इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि मानव ने जो औजार बनाता था पहले, उस औजारों में उन्होंने अपनी जो क्वांटिटी थी या उसकी जो क्वालिटी थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। ठीक है, उस क्या बोलते हैं समय में मानव ने औजारों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, थोड़ा सा उनको जो है फ्लुएंट किया और थोड़ा सा नुकीला बनाया, साथ ही साथ उन औजारों को उसने जो है और इनहेंस करके इम्पैक्टेड बनाया। ठीक है, ये समय रहा। फिर उसी के अलावा इनकी सोसाइटी में क्या परिवर्तन आया, तो इस समय में जो ये मीजोलिथिक पीरियड का समय कहलाता है, इस समय में मानव ने अब अपने साथ में जानवरों को पालना शुरू किया, ताकि जब उनको भूख लगे उस समय उनके पास कोई व्यवस्था अवेलेबल ना हो, तो भाई जो पाला है उसको निपटाओ, खाओ और जयराम जी करो। बात समझ में आई? तो फिर मानव इस समय में फूड गैदरर हुआ, पहले हंटर था अब गैदरर हो गया। बात समझ में आ रही सबको? फिर इसके बाद जी सर। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा नया पीरियड चालू होगा, और वो जो नया पीरियड है वो कौन सा होगा, उसके बाद जो नया पीरियड है वो होगा नव पाषाण काल। अब ये कब से होगा, मान के चलिए जब 4,000 BC तक का वो था, यहाँ से जो है 2,500 BC तक का। ठीक है, ये वाला काल जो है नव पाषाण काल होगा। अब इस नव पाषाण काल में हमको क्या क्या सारी चीजें देखने मिलेंगी भाई साहब, यहाँ पर हमको खेती के उपयोग या खेती की स्टार्टिंग के बारे में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब खेती हो रही है, ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी फसल उगती है तो उसको पकने में समय लगता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मानव अगर खेती कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अब उस जगह पे रुकेगा। अब जहां वो रुकेगा तो वो ऑब्वियसली बात है एक सोसाइटी का फॉर्मेशन शुरू करेगा, यानी गांव और ग्राम सभ्यता अब यहाँ से शुरू होगी। तो ये पाषाण काल का सबसे लास्ट पीरियड चल रहा था, और अब इसके बाद जो चालू होगी व्यवस्था वो होगी पिक्टोग्राफी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी भाव चित्रात्मक श्रेणी वाली जो सभ्यता है वो चालू होगी। बात क्लियर समझ में आई आप सबको? अब आप सब अपना जो है म्यूट कर ऑन कर लें। अब बताइए यस सर। सबको बात समझ में आई मेरी? यस सर। ठीक है, देखिए
अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो हमारा इतना लंबा समय था, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है, लेकिन हमको समझने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में कभी किस्मत ज्यादा अच्छी रही और बाई चांस अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन फेल हो गया, तो हमारा बुद्धि जो है उतना वर्क करना चाहिए कि हम एलिमिनेशन के माध्यम से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई थी, ये कहानी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। अब हम इसके पॉइंट्स पे बात करेंगे। पॉइंट्स पे बात करने के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल और यह पूरा का पूरा पाषाण काल है, इससे जुड़ी हुई जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी क्या, सबसे इंपॉर्टेंट तो थे टूल्स। तो टूल्स हमको कहाँ पाए गए? टूल्स हमको ज्यादातर, ऑब्वियस सी बात है भाई, आदमी की जिंदा रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा? रोटी, कपड़ा और मकान। तो उस समय के हिसाब से मकान इंपॉर्टेंट, उस समय के हिसाब से रोटी भी इंपॉर्टेंट नहीं, उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट था पानी, हवा और भोजन। तो पानी, हवा, भोजन, ये तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। तो उस समय के हिसाब से जो परफेक्ट स्रोत होता था वो था नदियों। तो नदियों के किनारे इसीलिए सबसे ज्यादा हमको ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे टूल्स, ये सारे औजार वगैरह जो कुछ भी हैं वो पाए। ठीक है, तो इसमें हमको जो इम्पोर्टेंट चीजें देखने हैं वो क्या देखनी है कि जैसे पुरा पाषाण काल में नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण जो है किन्होंने किया था? एच डी सांकलिया जी ने किया था। नाम याद कर लीजिएगा, एच डी सांकलिया, इंपॉर्टेंट है। मैक्स ब्राउन और आर बी जोशी, ये सारे लोगों ने जो है यहाँ पर खुदाई वगैरह करवाई थी, यहाँ सर्वेक्षण हुआ था, जहां से हमको इनके पाषाणकालीन मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा हमको पुरा पाषाण काल से जुड़े हुए औजार कहाँ से प्राप्त हुए? बेतवा नदी से प्राप्त हुए और भीमबेटका की गुफाओं से भी औजार प्राप्त हुए। बात क्लियर समझ में आई है? ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बकायदा। ठीक है, सुनिएगा, याद रखिएगा चीजें, नोट्स पढ़िएगा, उनको रिवाइज करिएगा, हमेशा दिमाग में घुसे। बात समझ में आ गई? देखिए जल्दी जल्दी बोलते चलिए, क्योंकि मुझे भी जो है इसको आपको खत्म करा। Yes, sir. तो अब उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि इस क्षेत्र में, इस मतलब इस टाइम के पोर्शन में हमको मानव के अंदर फूड गैदरर बनता हुआ दिखा मानव, और इसमें हमको जो है जो औजारों की संख्या थी वो मिनिएचर कल्चर यानी छोटे छोटे औजार भी जो है प्राप्त हुए। और इस छोटे औजार से ऑब्वियस सी बात है हाथी नहीं मर, तो हाथी नहीं मरेगा तो कौन मरेगा? कुत्ता भी नहीं मरेगा। तो कुत्ता नहीं मरेगा तो फिर कौन मरेगा? तो मरेगी मछली, या मरेंगी चिड़िया, या मरेंगे खरगोश, या फिर मरेंगे छोटे जानवर। तो हम ये देखते हैं कि मानव छोटा जानवर को भी मार के खाने लगा। और ऑब्वियसली बात है, छोटा जानवर यानी नरम गोश्त। तो मानव कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सुविधा भोगी होना स्टार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, जहां सुविधाओं की बात होगी तो मानवों का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर मानव सुविधा भोगी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लेड और छोटे छोटे हथियारों की खोज हुई। उस एरिया को मध्य पाषाण काल कहा गया। बात क्लियर समझ में आई सबको? जी काजल, रावत, आकांक्षा, सुनील, आप तीनों बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है बताइए? समझ में नहीं आ रहा है तो बोले। Yes, sir, आया है. सबको बिल्कुल क्लियर हो रहा है? आकांक्षा जी, काजल जी? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सुनील भाई साहब नमस्कार, बोलिए सर। तो उसके बाद हम बात करेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हम क्या देखेंगे? नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि मानव ग्रामीण जीवन में प्रवेश कर रहा है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में हम दो चीजें और देखेंगे। सबसे पहली आग का आविष्कार, दूसरा पहिए का आविष्कार। और इन्हीं में जो है हमको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता और लोह पाषाण कालीन यानी चालकोलिथिक एज और लोह पाषाण काल सभ्यता या लोह कालीन सभ्यता, ये सब भी देखना है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है अभी एमपी के लिए, इसलिए ये चीजें मैं छोड़ दूंगा। फिर हम सीधा उतर के आएंगे अब पाषाण काल के बाद किस पर? हम उतर के आएंगे पिक्टोग्राफी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सीधा सीधा अच्छा खासा एक लेक्चर बनता है इसका 2.5 घंटे का, लेकिन वो लेक्चर किसी काम का नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई भी इवेंट या फिर कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
या कोई भी एविडेंसेस प्राप्त नहीं होते, इंडस वैली सिविलाइजेशन छोड़ देंगे। बात खत्म, आगे बढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम जब बात शुरू करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वैदिक सभ्यता। बात सबको समझ में आई? वैदिक सभ्यता क्या होती है? वैदिक सभ्यता, आप सभी चूंकि हिंदू हैं, अभी जितने क्लास में बैठे हो तो आपको पता होगा कि वेद पुराण उपवेद ये सब क्या होती हैं चीजें। तो उसी में जो हमारी सभ्यता का जो शुरुआत हुई थी उसमें वेद, और वेद में भी दो पार्ट में वेदों को डिवाइड किया, मतलब दो पार्ट में वैदिक पीरियड को यानी वैदिक काल को पूरा डिवाइड किया गया था। वो था ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो वैदिक पीरियड मध्य प्रदेश के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता है, क्योंकि जो आर्य थे भारत में आने वाले, जिन्होंने पूरी ये वैदिक सभ्यता को लेकर के आए थे, वो पंचनद प्रदेश, जो आज हम पंजाब प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहां से भारत के अंदर एंटर हुए थे और वहां से वैदिक सभ्यता जो है भारत के अंदर आई थी। लेकिन जो वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक काल है वो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। मध्य प्रदेश के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखेगा आपका उत्तर वैदिक पीरियड, यानी ऋग्वैदिक समय के बाद का समय, जहां पर तीनों बाकी के वेद ड्राफ्ट किए गए यानी बनाए गए। तो ये सारी चीजें जो है अब हमको पढ़ना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपका 3 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है मतलब लेक्चर के लिए। तो हम इसको अभी थोड़ा सा रोकेंगे। आपसे मैडम 2 मिनट सभी से जो है इस पे बात करेंगे, क्या नाम से, कि आपको कब से ज्वाइनिंग करनी है, कैसे क्या करना है। तो उस संबंध में आप लोग एक बार मैडम से ग्रुप में बात कर लीजिए, और फिर अगर मैडम कहती हैं तो फिर हम दोबारा इसी क्लास को फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारे 10 मिनट के बाद। तो उतनी देर का हमको थोड़ा सा ब्रेक आप ले लीजिए। ठीक है सभी को? तो आप लोग एक बार ग्रुप में मैडम से बात कर लीजिए। अभी के लिए थैंक यू। देखिए, आप सभी को समझ में आया अभी? तो आप प्रियंका और श्वेता, अभी जो कुछ भी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? जी सर। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, तो हम उसकी चेन जोड़ते चलेंगे दूसरी चीज, ठीक है? देखिए, चेन जुड़ना जरूरी है। अगर हमको समझ में ये नहीं आएगा कि भाई आप कितनी भी तैयारी कर लो, आप कितनी प्रयास कर लो, लेकिन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा, खासतौर से हिस्ट्री, जब तक उसकी आपको कहीं ना कहीं लिंक ना मिल जाए। क्योंकि अगर हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगलों में हमें जब राजाओं के नाम याद करना पड़ता है ना, 18-19 राजाओं के इकट्ठे लाइन से सीक्वेंस फॉर्म में, समझ में नहीं आएंगे कि कैसे याद करें। तो वो सारी चीजों के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर इनके जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स आपको कुछ नहीं, वो आपको फैक्ट्स 2-3 लाइन के रहते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे हमारे पीरियड की, जो कि हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है। ऋग्वैदिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ से मध्य प्रदेश का जीके पर्टिकुलरली शुरू हुआ। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वैदिक पीरियड है उसमें दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर हमने एक चीज देखी कि उसमें मध्य प्रदेश का योगदान नहीं है, या ऋग्वैदिक काल का योगदान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो हम अपने एमपी के जीके के सक्सेस को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो हमारा पीरियड आएगा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में एक बहुत छोटी सी जो एक कहानी है वो प्रचलित है। ये कोई और नहीं। तो उसमें हमारी एक जो छोटी सी कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्यों ने भारत में जब प्रवेश किया था तो उनको पंचनद प्रदेश वगैरह से उनका आगमन हुआ। पंचनद प्रदेश कौन सा प्रदेश होता है? जो 5 नदियों के बीच का प्रदेश है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब बोला जाता है, ठीक है? तो पंजाब प्रदेश से उनका भारत में आगमन हुआ और उसके बाद जब वो अंदर आके अपनी सभ्यता विकसित करते गए, धीरे धीरे वो फैलते गए। तो भारत में जनरली कौन सी 2 प्रजातियां पाई जाती है मनुष्य की? एक आर्यन और एक द्रविड़, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो जो आर्य आए थे बाद में,
और फिर जब आर्य ऊपर से आकर के जब नीचे की तरफ उतरना शुरू हुए तो उन्हीं में से एक आर्यों का झुंड महर्षि अगस्त के साथ, उन्हीं आर्यों में से एक यदु कबीला जो है, या उनका एक झुंड जो है यदु कबीलों का, महर्षि अगस्त के साथ नर्मदा प्रदेश के आसपास बस गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। तो महर्षि अगस्त के नेतृत्व में यादवों का एक झुंड या यदु कबीला जिनको बोलते हैं, वो यहाँ पर आकर के बस गया नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में, और यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि भैया जब कोई सभ्यता बनती है और उसी के साथ में पैरेलल जब कोई और भी सोसाइटी चलती रहती है, सीधी सी बात है, आपका सबसे ज्यादा अगर झगड़ा होता है तो वो किससे होता है? अगर आज भी आपका कभी किसी से झगड़ा होता है, सबसे पहले किससे होता है? भाई हमारा तो पड़ोसियों से होता है। अब आपका भी अगर हुआ होगा तो पड़ोसियों से तो हुआ होगा किसी ना किसी बात पे। उसी प्रकार वहां भी तो जो सभ्यताएं बनती थी या सोसाइटी बन जाती थी, तो वो सोसाइटी किससे लड़ती थी? मान लीजिए एक राजा हो गया, वो अपने पड़ोसी राजा से लड़ेगा। तो उसी प्रकार वहां पर भी जो है थोड़ी बहुत ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो एक बार जो है वहाँ के पौराणिक जनश्रुतियाँ, यानी एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह कई लोगों ने बनाई, जो कि मध्य प्रदेश के हिसाब से क्या थी कि वहां पर जो है नागवंशी शासक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, उनका गंधर्वों से किसी बात पे विवाद हो गया कि भाई तुमने हमारे जो है कुएं में से पानी भरा, तुमने कसेड़ी भरी, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, लड़ पड़े दोनों के दोनों। तो उन्होंने गंधर्वों ने इनको हराना शुरू कर दिया। तो भैया इन्होंने जो है क्या किया, नागवंशी शासकों ने अयोध्या के इश्क वाकू, अच्छा एक IKSHVAKU इक्ष्वाकु वंश के शासकों से मदद मांगी, जो कि कौन थे? जो कि आज के हमारे प्रभु श्री राम के वंशज कहलाते हैं। ठीक है, पूर्वज, सॉरी, वंशज ही पूर्वज कहलाते थे। तो उनसे उन्होंने मदद मांगी, वो आए भैया, ठीक है। उधर के जो राजा थे मानधाता, उन्होंने अपने लड़के कुरुकुत्स को भेज दिया कि चलो भैया जाओ तुम जाकर के उनकी मदद करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर वो आए और मिर्जापुर स्टाइल में उन्होंने लड़ाई वड़ाई करी और गंधर्वों को हरा दिया। तो नागों ने खुश होकर के उनको अपनी लड़की जो है, रेवा नाम था उसका, उसकी शादी पुरुकुट से करवा दी। अब पुरुकुट से शादी करवा दी तो उन्होंने जो है उस लड़की का नाम जो है पलट के बदल के रेवा का नर्मदा कर दिया। ठीक, तो इस तरह से जो है एक व्यवस्था चालू हुई। अब वो यहाँ पर भाई जो कि यहाँ के दामाद बन गए थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत अपना डेरा जमाया। फिर उन्हीं के आगे जो और अग्रज हुए, यानी उन्हीं में से एक और राजा हुए मुचुकुंद। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब जो है ऋक्ष और पर्यात्र पर्वतमालाओं के बीच में, अभी जब मैं आपको एमपी का ज्योग्राफी पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ऋक्ष और पर्यात्र पर्वतमालाओं के बीच में एक नगरी की स्थापना करी, और उस नगरी का नाम मानधाता कर दिया, जो आज महेश्वर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इन्हीं के जो और वंशज थे, उन्होंने भी जो है एक और महिष्मत नाम से जो है अपना एक नगर बसाया। ठीक है, तो ये ओमकारेश्वर और महेश्वर, सॉरी ये वाला महेश्वर था, वो ओमकारेश्वर था। तो ऐसे करके दो नगरों की व्यवस्था करी। तो पूरी की पूरी जो एक अनुश्रुति है, पौराणिक अनुश्रुति है, माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है, उसके हिसाब से बस इतनी सी एक कहानी है, जो कि आपके इसमें उत्तर वैदिक काल के अंदर आती है। बात खत्म। ये स्टोरी सिर्फ इतनी सी थी कि इसमें 3 नाम आ रहे हैं, ओमकारेश्वर, सॉरी, मानधाता, नर्मदा और महेश्वरी। बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं, इसलिए इस स्टोरी को मैंने आपको सिर्फ सुना दिया। ये स्टोरी कोई काम की नहीं है, सिर्फ 3 नाम की वजह से मैंने आपको बताई, बस बात खत्म। आपका वैदिक पीरियड यहाँ से खत्म हो जाता है। अगर बोरियत लग रही हो तो बता, हालांकि बोरियत थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा 30 मारखा टाइप का युद्ध नहीं मिलेगा जिसमें जो है बहुत कुछ गजब का काम हुआ। 1857 में जब झांसी की रानी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उसके पहले तक तो यही सब चलती रहेगी फालतू की बातें। कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग होंगी तो वो मैं बताता चलूंगा। चलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे रामायण काल और महाभारत काल में। स्क्रीन शेयर करने का समय आ गया है, तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं।
ये स्क्रीन शेयर, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा कर दिया। देखिए आपको, हाँ, शिफ्ट के साथ में अरे मैडम ये बड़ा कैसे होता है? क्या? कुछ नहीं। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? देखिए ये जो मैंने आपको कहानी बताई थी माते त्रिसी है, ये नरेश थे मानदाता, उन्होंने इनको भेजा, उनको भेजा, बस ये बात खत्म। ठीक है, सिंधव कालीन सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे, देखिए फिर हम आते हैं सीधा अपना महाकाव्य काल। महाकाव्य काल पता है आपको क्या होते हैं? महाकाव्य पता है क्या होता है? यस सर। सही क्या होता है? सर महाकाव्य जैसे कि महाभारत हुआ और ये सब महाकाव्य में आते हैं। ठीक है, सही है। देखिए महाकाव्य काल मतलब ऐसे कि जो हमारे सबसे बड़े एपिक हैं भारत के, महाभारत और रामायण, ये जो जिस कालखंड में या कालक्रम में हुए थे, उस खंड को हम महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। तो रामायण काल में प्राचीन रामायण और महाभारत, तो इसमें जो है हमको मध्य प्रदेश के बारे में हमें इसमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें से कुछ जगहें मतलब जो रही हैं उस समय के हिसाब से, वो आज मध्य प्रदेश में पड़ती है। जैसे दंडक आरण्य, या जिसको दंड कारण्य भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक वन था जो अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में है। ये उस समय के हिसाब से चलता था, क्योंकि श्री राम ने जो है वनवास का कुछ समय दंड कारण्य वन में काटा था। बात समझ में आई? और फिर मध्य प्रदेश में इनको इसलिए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि श्री राम ने आपका माता सीता के साथ में ये रीवा के पास में हमारे मध्य प्रदेश में चित्रकूट जगह है। ठीक है, सर सतना में। हाँ सतना में है चित्रकूट। हाँ, रीवा के पास ही बोला मैंने भी, तो सतना में है। तो चित्रकूट नाम की जगह है, वहां पर जो है आपका श्री राम ने सीता जी के साथ में समय बिताया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर पांडवों की भी कई सारी जो एक्टिविटीज रही हैं, ठीक है ना। और महाजनपद काल में भी यहाँ की जो 2 जनपदें थी वो तो थी। तो ये सारी चीजें जो है हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से बस महाकाव्य काल में हमको कितना सा पढ़ना है? यदुवंशी नरेश मधु क्षेत्र के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ में था बिताया था। और उसके बाद शत्रुघ्न के पुत्र, शत्रुघाती किसी काम का नहीं है आपके। उसके बाद आप सिर्फ ये देखिए जो काम का है वो ये है। कभी कभी एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राचीन नाम आज के हिसाब से क्या है। तो ये देख लीजिएगा, अवंती, जिसको आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, ये नाम याद करेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन बने। वत्स, जिसको ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। श्वेता शर्मा, आप ही ने बताया था एक बार चेदी, अपनी बात हुई थी शायद लास्ट क्लास में, ठीक जी है ना। सर। ये चेदी जो है आज का खजुराहो है। अनूप, हम निमाड़ को बोलते हैं निमाड़, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन, ईस्ट निमाड़ और वेस्ट निमाड़ यानी पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो निमाड़ अगर पूरा का पूरा है तो वो अनूप नाम से जाना जाता था पहले। फिर दशाण, दशाण यानी विदिशा, विदिशा को हम भिलसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद टुंडीकेर, टुंडीकेर का एक बार क्वेश्चन बना था व्यापम में, दमोह जिसका नाम है, याद रखिएगा। और नलपुर यानी नरवर शिवपुरी, नलपुर के नाम से अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, याद करने लायक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो महाजनपद का। महाजनपद काल में आपको
आपके एमपी सिविल जज और एमपी एडीपीओ और डीएलओ के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी खास चीज नहीं मिलने वाली है जो कि आपके काम की हो या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। फिर भी अगर आपको देखना है तो सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, वो है कि बड़वानी से की गई खुदाई में नंदों की मुद्राएं मिली हैं। और इससे ये स्पष्ट होता है कि नंद यानी ये आपका महापद्मानंद और घनानंद थे ना मौर्यों से पहले, उनका इस क्षेत्र पर शासन था। कौन से क्षेत्र पर? मध्य प्रदेश क्षेत्र। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? आप कितने हैं अभी पार्टिसिपेट यहाँ पर? जी लगभग सर। 4। सबको समझ में आ रही है? यस कोई सर। फालतू की चीज तो ऐसे नहीं लग रहा आपको कि भाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है? देखिए हिस्ट्री में जो है बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमको छोड़ना ज्यादा है, पढ़ना कम है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, बस हमें इसी हिसाब से अपना काम करना है, हमें पेपर निकालना है, बस ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हमको यहाँ से अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट चालू होता है। देखिए, मौर्य काल 136 साल का राज्य था इनका। 136 साल के राज्य में इनके यहाँ से मात्र और मात्र एक राजा था, अशोक, जिसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है, क्योंकि राजा सम्राट बनने से पहले, सॉरी, अशोक के सम्राट बनने से पहले या राजा बनने से पहले वो मध्य प्रदेश के विदिशा का राज्यपाल था। ध्यान रखने वाली बात है। और उसी समय उसने यहाँ के विदिशा के व्यापारी की लड़की श्रीदेवी से विवाह किया था। तो वहां से जो उसके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। और मध्य प्रदेश में ही जो है रायसेन जिले में सांची जो पड़ता है विदिशा के पास, वहां पर अशोक भाई साहब ने स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि यूनेस्को के माध्यम से रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा मौर्य काल में अशोक इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर समझ में आई? अब हम बात करेंगे उसके अलावा भी उसने कुछ काम किया था। तो भैया उसने जो है सिहोरा गांव में, मतलब सिहोरा जो तहसील है जबलपुर की, वहां पर गुर्जरा में, सारो मारो में, पानगुड़ारिया में और सांची में, यहाँ पर उसके इन्वॉल्वमेंट थे। तो भाई ये चीजें याद करने वाली है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जी सर। अब हम जो है मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, मौर्य काल यानी ईसा पूर्व का समय, जो कि 323 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व के आसपास तक रहा। एक्चुअल में मौर्यों का जो काल था वो थोड़ा सा और आगे का था। तो अभी हम हिस्ट्री नहीं, एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी चीजें देखते चलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मौर्यों का जो सम्राट थे, पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद महेंद्र, फिर उनकी बहन थी संघमित्रा, और उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली चलते हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना है मौर्यों में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंदुसार दोनों को छोड़ना है, अशोक के बारे में, और उसके बाद फिर अशोक के बाद हम पढ़ेंगे सीधा पुष्यमित्र सुन के बारे में। तो चलिए आगे बात करेंगे। बिंदुसार के बाद अवंती प्रदेश का जो कुमार अमात्य अशोक था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक बना, जिसने देवनाम पिए और पियदस्सी, ये दो नाम याद कर लीजिएगा, देवनाम पिए और पियदस्सी अशोक के दो नाम थे। उसकी उसकी यानी ये देवनाम पिए और पियदस्सी की उपाधि जो है उसने धारण की थी। तो उसके हिसाब से पता, और सिंहली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका। यहाँ पर उसने व्यापारी यानी श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी से शादी कर ली। महाबोधि वंश में, अब ऑब्वियस सी बात है ये लोग बौद्ध वंश में उन्होंने मतलब बौद्ध हो गए थे, तो वैदिश महादेवी नाम मिलता है और उसे शाक्य जाति का बताया गया है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ, जिसको अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अब ये सारी चीजें जो है हमें हिस्ट्री के से थी। एमपी में अशोक ने रूपनाथ यानी जबलपुर के पास सिहोरा तहसील में जो गांव है, वहां पर गुर्जरा दतिया में, सारो मारो सीहोर में, पानगुड़ारिया सीहोर में और सांची रायसेन में लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख के प्रमाण हैं। और सीहोर में, सॉरी, सांची में उसने स्वयं स्तूप बनवाए थे। बात समझ में आई? तो मौर्यों के बारे में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। बात क्लियर है? जी सर। काजल, उत्तरा और आप लोग बोल यस नहीं रही। सर।
चलिए ठीक है। अच्छा, उत्तरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मालूम है आपको? ये जो उत्तरा जी हैं, आपका नाम जो है महाकाव्य काल में मिलता है, पता है आपको? बोल नहीं रही हैं क्यों उत्तरा जी, पता है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश के बारे में भैया हमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखना है। शुंग वंश के बारे में हमको सिर्फ इतनी सी चीज देखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके राजा बने थे। पुष्यमित्र शुंग से 2-3 क्वेश्चन पीएससी में बन चुके हैं। पहला तो क्वेश्चन उनके ये बना था कि जो सीहोर सांची में जो तोरण का जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने कराया था? यानी सांची में जो स्तूप थे उसके आसपास जो तोरण वगैरह के लिए जो डिजाइन वगैरह जो पूरा व्यवस्था की गई थी किसने की थी? तो इन भाई साहब ने की थी, पहली चीज। दूसरी चीज इनके बारे में एक और बनाया, कौन सी जाति से थे? अभी ये 2018 का जो पीएससी प्रिंस था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बस 2-3 चीजें इनके बारे में देख लीजिएगा। जैसा कि पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मालविका अग्निमित्रम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है, से पता चलता है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र जो था वो विदिशा का राज्यपाल था और उसने विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार भी अपने मित्र माधव सिंह को सौंपा। ये किसी काम का नहीं है लाइन, इसको छोड़ दीजिए। सांची और भरहूत, सांची जो रायसेन में है और भरहूत जो सतना में है, से प्राप्त कलाकृतियों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संहारक कहना उचित नहीं होगा। क्वेश्चन बना था कि पुष्यमित्र शुंग कौन से धर्म का पालक था या पुष्यमित्र शुंग कौन से धर्म से इन्वॉल्व था। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे लोगों ने जब पढ़ा था तो यहाँ से उसका जो एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ से पुष्यमित्र शुंग यार शुंग वंश के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता है ज्यादा है, इसके बारे में सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि हेलियोडोरस एक ये गरुड़ स्तंभ बना था जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया सीधा सीधा। गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ है या गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो हेलियोडोरस। किनके दरबार में उपस्थित हुआ था? कनेक्शन लॉस्ट हो रहा मैडम। वेदर खराब मत हो जाए सर, ये 4 बच्चे ऐसे होता है, देख लीजिए आवाज की है तो प्लीज टॉपिक को आप सबको वॉइस सुनाई दे रही है? नेटवर्क कनेक्शन कम आ रहा है यार सर, वो बारिश नहीं हो रही है। आपको वॉइस आ रही है सभी को? हेलो, सबको आ रही है वॉइस? सर बीच में ना कट रही है। ठीक है, तो कल कंटिन्यू। मैडम फिर हम एक काम कर सकते हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा तेज गिरने लगा है तो हो सकता है इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है। तो हम चाहें तो हम बाद में कंटिन्यू करें इस क्लास को। ओके सर, बस ये बता दीजिए किसके दरबार में थे ये? देखिए ये जो थे कौन का पूछ रही हो आप? सर हेलियोडोरस का पूछ रही हो ना? जी सर। ये भागभद्र थे जो शुंग वंश के 9वें राजा थे ना, भागभद्र, ये उनके दरबार में आए थे और उसने किसने? हेलियोडोरस ने भागवत जो धर्म था उसको अपना लिया था और विदिशा के पास इसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है, हेलो जी बोलिए। जी सर। ठीक है, चलिए आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट में। ठीक है जी सर। अभी के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर। थैंक यू सर। काजल जी, प्रियंका जी, नमस्कार। थैंक यू सर।